जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, प्रेसिडेंट मू यांग ने लू फेंग के मुंह के ऊपर काफी ज्यादा तेजी का तमाचा मार दिया था। जिसके बाद जो लू फेंग का खून होता है वो एकदम से गर्म होने लग जाता है एंड वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। प्रेसिडेंट मू यांग लू फेंग से कहता है कि जिन्होंने भी आज तक उसका ये ट्रेजर देखा है वो आज तक कभी भी जिंदा नहीं बच पाया। एंड फिर वो लू फेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले एक चांस दिया था लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ही मरने की ज्यादा जल्दी थी। इसके बाद उनका जो ट्रेजर होता है, उनके ट्रेजर के अंदर से एक रेड कलर की लाइट निकलती है जो कि काफी ज्यादा थिक होती है। ये जो लाइट होती है तुरंत 3 हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है और लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देती है। वही जो लू फेंग होता है वो इसकी तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिसके बाद तुरंत उसके बॉडी के अंदर से काफी सारी पावरफुल ग्रे कलर की मिस्ट बाहर आती है। लू फेंग ने अपने आसपास का जितना भी एरिया था वो पूरा का पूरा एरिया उसने समसारा स्वॉर्ड डोमेन के थ्रू पूरी तरीके से कवर कर लिया था। इस वक्त जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से समसारा स्वॉर्ड डोमेन से प्रोटेक्टेड था और साथ ही साथ उसने अपनी डांगुआ बॉडी स्किल्स का भी इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। एंड वो जो 3 लाइट की बीम जो कि लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आ रही थी, लू फेंग उन्हें बारी बारी से डॉच कर लेता है। बट लास्ट वाली जो लाइट की बीम होती है उसे लू फेंग हेड ऑन फेस करने के बारे में डिसाइड करता है और वो अपने हैंड चॉप को सामने लेके आ जाता है। बट इस चीज से जो लू फेंग होता है वो नोटिस करता है कि उसके हाथों के अंदर जितनी भी डिवाइन पावर्स थी वो उस ब्लड लाइन के द्वारा पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो गई। बट फॉर्चुनेटली जो लू फेंग की बॉडी थी वो अपने आप में एक सीक्रेट वेपन था, तो उसकी बॉडी की जो स्टेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी, तो इस तरीके के छोटे मोटे अटैक उसकी बॉडी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। वही वो जो प्रेसिडेंट मूवी होता है जब वो लू फेंग की तरफ देखता है कि किस तरीके की उसकी डिवाइन बॉडी ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, ये चीज देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है। बट आफ्टर ऑल इसने कितनी भी ज्यादा पावरफुल बॉडी को रिफाइन क्यों ना किया हो, लेकिन आज ये जिंदा नहीं बच सकता। जिसके बाद जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो कुछ मंत्र बड़बड़ाते हैं और उनके आसपास काफी सारा एक रेड कलर का ब्लडी ऑरा इकट्ठा हो जाता है। एंड ये जो ब्लडी ऑरा था वो लू फेंग को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। जब लू फेंग इस ऑरा को देखता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है और वो कहता है वाह ये कितना ज्यादा सही लग रहा है। अभी उसी ऑरा के अंदर से एक बहुत बड़ा सा थिक सा ब्लडी हैंड निकलता है जो कि लू फेंग को पूरी तरीके से क्रश कर देना चाहता था। वही जब लू फेंग इस मूव को देखता है तो मन ही मन सोचता है कि जो इटरनल लेवल के मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स होते हैं वो इंडीड काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। लू फेंग अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा सकता था बिना अपनी डिवाइन पावर को बर्न किए हुए। बट नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो बड़ा सा ब्लडी हैंड होता है वो लू फेंग को पकड़ लेता है। स्टिल जो लू फेंग होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता एंड ना ही वो पैनिक करता है, वो काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से खड़ा था। वो इन सारे अटैक्स को अपने बॉडी के लिए एक टेस्ट की तरह यूज कर रहा था एंड वो साथ ही भी देखना चाहता था कि इन तरीके के जो इटरनल ट्रू गॉड लेवल की मशीन्स होती है वो उसकी बॉडी के ऊपर कितना असर डालती है। बट ये जो ब्लडी हैंड था ये लू फेंग को पूरी तरीके से ग्रैब कर लेता है और उसे निचोड़ने लग जाता है। तुरंत लू फेंग के बॉडी के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। इवन इस चीज से लू फेंग को भी बचने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, बट स्टिल उसके बाद भी लू फेंग जैसे तैसे करके इस चीज को सह रहा था। वही जो प्रेसिडेंट मू यांग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि लू फेंग की बॉडी इस चीज को भी सह पा रही है, आखिर इसकी बॉडी किस मिट्टी से बनी है। जिसके तुरंत बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो अपने आप को एक ब्लडी हैंड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है जो कि लू फेंग को काफी तगड़ी तरीके से पकड़ लेता है। इस टाइम तक जो लू फेंग था वो ऑलरेडी समझ चुका था कि अभी वो और ज्यादा मस्ती नहीं कर सकता, इसलिए जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर देता है एंड साथ ही साथ वो एक्सटेंशन के मेथड को भी प्रैक्टिस कर रहा था और डुआंग डोंग लिंगेज की यूनिक स्किल्स को भी यूज कर रहा था। इसकी मदद से सडनली उसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा वाइल्डली बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। जो डुआंग मी के मेथड्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बर्निंग डिवाइन बॉडीज के लिए। एंड भले लू फेंग की बॉडी कितनी भी ज्यादा तेज से बर्न ही क्यों ना हो, लेकिन लू फेंग की जो डिवाइन बॉडी वो काफी ज्यादा बड़ी है। इसके बाद तुरंत जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को फैलाता है और जैसे ही वो अपने हाथों को फैलाना स्टार्ट करता है वो जो ब्लडी हैंड जिसने लू फेंग को पकड़ के रखा था उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वक्त तक जो प्रेसिडेंट मू यांग थी उसकी बुरी तरीके से फट चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ सकती है। एंड अभी तक तो लू फेंग ने इसके साथ फाइट करने के लिए अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करना भी स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट अभी जाके उसने अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करना स्टार्ट किया था। जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है लू है कि तुम्हारे पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है, क्योंकि जस्ट अपनी बॉडी को बर्न करके कोई भी एक मैकेनिकल फ्लोर सीक्रेट ट्रेजर को नहीं रोक सकता। इसके अंदर जो एनर्जी एग्जॉर्शन का रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन लू फेंग काफी ज्यादा नॉर्मल देखने के लिए मिल सकता था। लू फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम गैस करते रहो तब तक मैं तुम्हारी बजाते रहूंगा। तभी अचानक से जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को लहराता है और उसके हाथों के अंदर एक ऑर्डिनरी सा दिखने वाला ब्लेड आ जाता है। बट ये जो ब्लेड है ये ऑर्डिनरी ब्लेड नहीं, ये गॉड किंग लेवल का नाइफ है, यानी कि ये है ब्लड शैडो नाइफ। वही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो थोड़े से शॉक होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग बस एक छोटा सा चक्कू लेके उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड दिखने में भी ये जो चक्कू था ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा दिख रहा था, ये कोई डिवाइन चक्कू तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन लू फेंग तुरंत अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लू फेंग ने काफी सारी टेक्निक्स को एक्सपर्ट किया था स्वॉर्डमैनशिप की, तो उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा ड्रेस्टिकली बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद जो लू फेंग होता है वो लगभग वो टेरिफाइंग ब्लड लाइट को पूरी तरीके से अपने नाइट से सप्रेस कर देता है। एंड लू फेंग के हाथ के अंदर जो चक्कू था उसके आसपास हम लोगों
को बर्थ एंड डेथ का ऑरा देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि इसके अंदर ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था। ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब भी वो अपने इस मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करता था वो पूरी तरीके से इनविंसिबल और फॉर्मलेस होता था। बट इस बार जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा अजीब सी हो रही थी, क्योंकि वो जितनी भी बार लू फेंग को मारने की कोशिश कर रहा था तब तक उसे लगता था कि उसी के बॉडी के अंदर की जो डिवाइन पावर कंजम्पशन वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जा रही है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ये बंदा कहाँ से टपका है, इसके बारे में मैं लिटरली कुछ भी नहीं जानता, ये इतना तो पावरफुल कैसे हो सकता है। मैं काफी ज्यादा महंगे इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये पता नहीं मेरे साथ कैसे फाइट कर पा रहा है। अब तक अगर कोई और इटर्नल ट्रू गॉड होता तो शायद से अभी तक इसने उसकी चटनी बना दी होती। वही हम लोग को इन लोगों के डोमेन के बाद व्हाइट ड्रैगन लीजन का डोमेन देखने के लिए मिलता है, यानी कि हुआंग सिटी के गार्ड्स का, यानी कि सिटी लॉर्ड मेंशन। वही वहाँ पे एक और बहुत बड़ा लीजन मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर आ चुका था जिसका नाम था टेन जियाओ, एंड इसके अंदर हम लोग को जियांग चैंग रॉन्ग देखने के लिए मिल सकता था, जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड था। वो डोमेन के बाहर से फ्लक्चुएशंस को फील कर सकता था कि किस तरीके से दो काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे से फाइट कर रही है। वैसे तो ये पहले से जानता था कि जो ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट मू यांग है उनसे निपटना सही में काफी ज्यादा मुश्किल है। बट उन्हें एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये जो दूसरा बंदा जो कि इन लोगों से डील कर रहा है, ये दूसरा बंदा है कौन, क्या ये किसी तरीके का चॉज मास्टर है। बट उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके हुआंग सिटी के अंदर कोई चॉज मास्टर आएगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को फ्लेम विंड हॉल दिखाया जाता है जो कि यांगफेंग गिल्ड के अंदर आता है। वही एक सर्वेंट यहाँ के ओनर से जाके कहता है कि मास्टर वो जो लू है वो प्रोबेबली किसी तरीके का मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशंस आ रही है। बट देखा जाए तो अभी तक लू फेंग ने कोई भी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर निकाला ही नहीं था। जो मू यांग था उसने मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर निकाला था। वही यहाँ का जो चीफ होता है वो कहता है मे बी वो शायद से मू यांग को हरा दे, लेकिन मू यांग को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट मू यांग है उनके बॉडी के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है। अनलेस उनकी जो स्ट्रेंथ है उसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली सप्रेस नहीं किया जाता तब तक उन्हें मारना पूरी तरीके से नामुमकिन है। एंड ये चीज कोई चॉज लेवल का ही मास्टर कर सकता है, यानी कि जिस बंदे से लू फेंग इतना ज्यादा हल्के हल्के में लड़ रहा था वो बंदा इटर्नल ट्रू गॉड्स के अंदर बाप कहलाया जाता है। बट यहाँ पे किसी को भी इन लोगों की फाइट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सब लोग मजे मजे में इन लोगों की फाइट देख रहे थे। वही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दो ग्रेट चीफ्स है जो कि यांगफेंग किंगडम के है, ये एक्चुअल में एम्परर चू के डिसेंडेंट है। एंड देखा जाए तो ये जो दो लोग हैं इन दोनों ने कम से कम एम्परर चू की लीनेज को फॉलो किया है, जो कि डेफिनेटली डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस से काफी ज्यादा आ गया एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसी चीज से आप लोग इन लोगों के पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि यांगफेंग गिल्ड का जो ओनर है ये भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एंड अगर इनहेरिटेंस की बात की जाए तो लू फेंग के इनहेरिटेंस से ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस इसके पास है। एंड इस बंदे ने शायद ही अपने पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर किसी की भी इटर्नल ट्रू गॉड की तारीफ की होगी। वापिस से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को ब्लड पाइथन सोसाइटी का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली पूरी तरीके से टूट फूट चुका था। वही यहाँ पे जो प्रेसिडेंट मू यांग थे उनकी हालत अभी तक लू फेंग ने मार मार के खराब कर दी थी। प्रेसिडेंट मू यांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जो स्पेशल टेक्निक है ब्लड लाइट इरोजन, इवन उस ब्लड लाइट के बॉल के कारण भी वो लू फेंग का घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। एंड उखाड़ने की बात तो अलग है, उल्टा लू फेंग ने वो जो लाइट का बॉल था उसको फुटबॉल बना के रखा था। इस वक्त तक जो प्रेसिडेंट मू यांग थे वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली सप्रेस्ड हो चुके थे। वही इस पॉइंट के ऊपर ये जो प्रेसिडेंट होता है इसके दिमाग के अंदर आ चुका होता है कि अभी उसे कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, ना ही उसे कोई पैसे चाहिए। अभी अगर वो अपनी जान बचा पाया तो यही उसके लिए सबसे बड़ी बात होगी, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भागने के बारे में सोचता है। तुरंत एक लाइट के बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि पूरी तरीके से रेड कलर का था और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्या तो तुम अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? अभी अभी तो मुझे मजा आना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इंस्टेंटली वो जो बॉल ऑफ लाइट था वो 9 लाइट की बीम्स के अंदर स्प्लिट आउट हो जाता है और सारे डायरेक्शंस के अंदर बढ़ जाता है। एंड उस लाइट के बॉल में से एक आवाज आती है, लोहे हम अपना ये जो बैटल है ये फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इन तभी हम लोगों को चारों तरफ देखने के लिए मिलता है कि चारों तरफ एकदम से अंधेरा सा छा जाता है। बस जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट से जल रहा था। एंड लू फेंग के बैक के ऊपर हम लोगों को उसकी विंग्स देखने के लिए मिल सकते थे। एंड आप लोगों को पता होगा कि लू फेंग के विंग्स कितने ही ज्यादा पावरफुल है। ये पूरी तरीके से अपग्रेडेड विंग्स है जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है, जिसके कारण जो लू फेंग था वो लगभग इस वक्त एक सूरज के समान दिख रहा था, क्योंकि वैसे भी जो लू फेंग के गोल्डन विंग्स थे वो कियोस को कंट्रोल करते थे। वैसे तो ये काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, लेकिन लू फेंग के पास एनर्जी की कोई भी कमी नहीं थी। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लड पाइथन क्लब का हेडक्वार्टर था इसी के थोड़े से बिलियंस किलोमीटर दूर हम लोगों को कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पे छुपे हुए थे।
एंड ये भी डेफिनेटली ब्लड पाइथन क्लब के मेंबर्स थे जो कि यहाँ पे अपनी जान बचा के छुपे हुए थे। बट वो सडनली देखते हैं कि जो लू फेंग और मू यांग ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से अनबीटेबल लग रहे थे। शायद ही कोई लकी इंसान होगा जिन लोगों ने इन दो लेजेंड्स को लड़ते हुए देखा। वैसे तो जो प्रेसिडेंट मू यांग है वो लेजेंड नहीं, वो लेजेंड है, क्योंकि जो लू फेंग था उसने उसे बिना किसी मेहनत के पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। लू फेंग के बॉडी से निकलने वाली जो फ्लक्चुएशंस थी, उन्होंने वो जो 9 लाइट की रेस थी जो कि बढ़ चुकी थी, उन सारे के सारे 9 लाइट्स के रेस को पूरी तरीके से कोलैप्स और शैटर कर दिया था। एट द एंड बस एक ही लाइट की बीम बची थी जो कि प्रेसिडेंट मू यांग की बॉडी का हिस्सा थी, जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। बट लू फेंग की जो गोल्डन विंग्स है, क्योंकि वो कियोस को कंट्रोल करती थी और यहाँ का जो कियोस था उसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये बंदा अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तो समझ जाता है कि लू फेंग का जो सुप्रीम ट्रेजर है वो कियोस को कंट्रोल करता है। तो जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ट्रेजर होते हैं उनका कुछ न कुछ इफेक्ट कियोस के ऊपर होता ही है। बट इस वक्त जो लू फेंग का कंट्रोल था कियोस के ऊपर, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर था। जैसे कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी कियोस मास्टर बन चुका हो। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? कोई इटर्नल ट्रू गॉड इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इवन थॉट अगर तुम किसी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर का भी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इवन किसी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर से भी पूरी तरीके से कियोस को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है जब तक वो बंदा सामने वाला कोई कियोस मास्टर ना हो। गाइस वैसे देखा जाए तो इस बंदे का जो सीक्रेट ट्रेजर था वो लू फेंग के सीक्रेट ट्रेजर से थोड़ा ज्यादा भयानक था एंड ज्यादा महंगा भी था। बट एट द एंड जब दो बंदे मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स के साथ फाइट कर रहे होते तो एट द एंड वही बंदा जीतता है जिसकी बॉडी ज्यादा पावरफुल होती है। इसी तरीके से इसका जो ट्रेजर है वो पावरफुल होने के बाद भी लू फेंग ने इसे हरा दिया। इस वक्त जो लू फेंग था वो एक तरीके से एक कियोस लॉर्ड लग रहा था। वही लू फेंग प्रेसिडेंट मू यांग से कहता है कि सिंस अगर अभी तुम मरने ही वाले हो तो इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ के क्या ही फायदा, जाओ जाके चैन से मर जाओ। वही लू फेंग जो एक तरीके से अभी कियोस लॉर्ड लग रहा था, तुरंत उसकी जो विंग्स होती है वो एक तरीके से नाइफ की तरह बन जाती है। लू फेंग उड़ के आता है और इस बंदे की बॉडी के अंदर इतने सारे चीरे लगा देता है कि इवन ये भी अपनी चीरे नहीं गिन सकता। तो लू फेंग ने इसके ट्रू गॉड हार्ट के अंदर भी अपना ब्लेड घुसाड़ दिया था। लेकिन मरने से पहले जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, लू है मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है। एंड फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद तुरंत उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फाइनली इसी तरीके से प्रेसिडेंट मू यांग का अंत होता है। लू फेंग अपने हाथ घुमाता है और इसकी डेड बॉडी और साथ ही साथ इसके डेड बॉडी से निकला हुआ इसका आर्मर, मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर और बाकी के जितने भी ट्रेजर्स थे सारी की सारी चीजें कलेक्ट कर लेता है। वही इसके ट्रेजर्स कलेक्ट करने के बाद लू फेंग आसपास अपनी नजर घुमा लेता है और देख लेता है कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही। जितनी भी चीजें उसे पड़ी हुई मिलती है वो सारी की सारी कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद सडनली जो लू फेंग ने बड़ा सा डोमेन बना के रखा था, ये जो डोमेन होता है वो सडनली काफी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये बाहर जितने भी लोग थे जो कि लीजन सीक्रेट ट्रेजर और तोप टैंक वगैरह लेके बैठे हुए थे, ये लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि एकदम से ये जो डोमेन होता है काफी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया था। बट पल भर के अंदर ही ये जो डोमेन होता है वो चारों डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंड होकर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और रही बात लू फेंग की, तो वो भी पूरी तरीके से मिस्टर इंडिया बन जाता है। यानी कि लू फेंग इस तरीके से यहाँ से गायब होता है जैसे कि उसका यहाँ पे कोई वजूद था ही नहीं। और यहाँ पे कोई चीज बच गई थी तो वो बस मलबा था। वही मुरुशा और उसका सर्वेंट ये दोनों के दोनों दूर से लू फेंग की फाइट देखते रहते हैं, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि लू फेंग वहां से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। लेकिन तभी मुरुशा को लू फेंग का एक मैसेज मिलता है जो कि डेफिनेटली लू फेंग ने अपने माइंड के थ्रू भेजा होता है, बिकॉज मुरुशा उसका सोल स्लेव है। वो उसे कह देता है कि चलो हमारा काम हो चुका है, अभी हमें घर जाना है। जिसके बाद जो मुरुशा होता है वो अपनी सर्वेंट यानी कि मुयो किंगयोंग को लेके यहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, सब लोग यहाँ से गायब हो चुके होते हैं। चारों तरफ बस पूरी तरीके से मलबा बिखरा हुआ होता है। वाइन ड्रैगन लीजन और हुआंग सिटी के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लड पाइथन सोसाइटी को छान मार रहे होते हैं कि कहीं कोई जिंदा आदमी उन लोगों को मिल जाए। वही काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन लोगों को फाइनली 2 लोग मिलते हैं जो कि ब्लड पाइथन सोसाइटी के थे और ये 2 ही लोग सर्वाइव कर पाए थे। वही गाइस जो 2-4% लोग बच गए थे, लोग इसलिए बच पाए थे क्योंकि जो पाइथन सोसाइटी थी उन्होंने अंडरग्राउंड के अंदर काफी सारे डीप बेसमेंट्स बना के रखे थे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट की जो लैंड होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसके अंदर कोई भी खड्डा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट स्टिल अगर इसके अंदर कोई खड्डा करके बेसमेंट बनाया जाता है तो डेफिनेटली वो बेसमेंट काफी ज्यादा मजबूत होगा। एंड क्योंकि ये लोग उन लोगों की फाइटिंग एरिया से थोड़ा सा दूर थे इसलिए ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। वही जो जनरल जियांग चैंग रॉन्ग होता है वो देखता है यांग फेंग गिल्ड के अंदर जो बाउंटी प्रेसिडेंट मू यांग के ऊपर लगी थी वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। का बस एक ही मतलब बन रहा था कि जो प्रेसिडेंट मू यांग है वो ऑलरेडी मर चुका है। अगर एक बार यांग फेंग गिल्ड हॉल अगर इस चीज को कंफर्म कर देता है कि कोई बंदा मर चुका है तो वो मर चुका है, इसके आगे कोई और सवाल नहीं उठाता। तो आज जो यांग फेंग गिल्ड हॉल है इसका जो ओरिजिन है वो काफी ज्यादा एशियंट है एंड ये घंटा किसी के लॉस को फॉलो नहीं करता, इसके काम करने का तरीका पूरी तरीके से अलग है। वाइन लीजन के जो डिप्यूटी जनरल होता है वो कहता है कि हमारा जो एंटायर
एंटायर वाइन ड्रैगन कॉप है, वो ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट का लास्ट टाइम कुछ भी नहीं उखाड़ पाया था, बट अभी वो बंदा इस तरीके से मारा गया। आज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वाइन ड्रैगन कॉप है, ये एक तरीके का मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर जो कि लगभग 14 लेवल तक की पावर्स को जनरेट कर सकता है। ये लोग इस ट्रेजर के साथ पहले भी प्रेसिडेंट के साथ फाइट कर चुके थे, लेकिन प्रेसिडेंट ने इन लोगों की बचा के रख दी थी। इसका बस एक ही मतलब बनता था कि जिस बंदे ने भी प्रेसिडेंट मुयांग को मारा है, वो बंदा अकेला पूरी के पूरी आर्मी के बराबर में है, या फिर वो हमारी आर्मी से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे एक दूसरा पर्सन आता है जिसका नाम था मू लियू जाओ। वो कहता है कि तुम टैंक जियाओ लीजन को संभालो, तब तक मैं कमांडर मॉली से मिल के आता हूँ। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जितने भी ये जो लीजन टाइप के सीक्रेट ट्रेजर्स होता है, इसके अंदर लगभग मतलब यहाँ पे 2 लीजन टाइप के सीक्रेट ट्रेजर्स है, जिसके अंदर 2 इटर्नल ट्रू गॉड्स थे, एंड उनके साथ साथ लगभग 20,000 से भी ज्यादा वॉइड ट्रू गॉड्स और लगभग 20 मिलियन से भी ज्यादा एलाइड ट्रू गॉड्स। एंड ये एक लीजन सीक्रेट ट्रेजर के अंदर थे, यानी कि 2 के अंदर इसका डबल कर दो आप, यानी कि आप समझ ही सकते हो कि एक ट्रेजर को चलाने के लिए इतने सारे लोग लगते हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर से निकलने वाली जो पावर होती होगी वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती होगी। बट स्टिल इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि लू फैंग जो है वो इनकी पूरी की पूरी आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है। वही हम लोगों को कमांडर मॉली देखने के लिए मिलता है, जो कि जनरल जियांग चैंगयोंग से कहता है कि कमांडर यांगफेंग गिल्डहॉल से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, जो प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो उन लोगों को इस चीज़ का भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उन्हें मारा किसने होगा, क्योंकि पूरी की पूरी होंग सिटी के अंदर शायद ही कोई बंदा होगा जो कि उनको मार सकता है। यानी कि जो लोग प्रेसिडेंट को मार सकते थे उनको आप अपने एक हाथ की उंगलियों के ऊपर गिन सकते हो। बट इसके बाद भी इस चीज़ की गारंटी देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि वो उसे मार ही दे, क्योंकि एट द एंड उस बंदे के पास भागने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन बचते हैं। टाइम में उसे हराने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन उसे मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये लोग इस जगह को पूरी तरीके से सील कर देते हैं और इसके ऊपर छोटे मोटे एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। एविडेंस ढूंढने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे किसी तरीके के मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया गया था, एंड इवन एक मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर जॉस को भी कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि यहाँ का जो जॉस था वो काफी ज्यादा अनस्टेबल देखने के लिए मिल सकता था। फिर उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बंदा है कौन जिसने जस्ट एक मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर के दम के ऊपर ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट को मार दिया। इन उल्लू के पट्टों को कौन ही समझाएगा कि लू फैंग को इवन अपने मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर की भी नीड नहीं थी उसको मारने के लिए। इस चीज के बाद जो जनरल जियांग चैंग रॉन्ग होता है, जिसको मैं काफी ज्यादा पावरफुल मान रहा था, वो खुद कहता है कि इसका मतलब जो भी बंदे ने प्रेसिडेंट मुयांग को मारा है वो बंदा शायद से मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। ये चीज सुनने के बाद जो मौलिया होता है उसकी पूरी तरीके से पसीने छूट जाता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि जनरल जियांग चैंग रॉन्ग, जो कि शायद से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा माना जाता है इटर्नल ट्रू गॉड्स के अंदर, अगर ये बंदा ये चीज कह रहा है कि प्रेसिडेंट मुयांग को मारने वाला बंदा शायद से इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बंदा कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गाइस अब तक तो मेरे को भी लग रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी इसने खुद ही हार मान ली है, तो क्या ही बोल सकते हैं। इसका बस एक ही मतलब बनता है कि इस वक्त जो हमारा लू फैंग है वो पूरी तरीके से अनडिफिटेबल है, उसे शायद ही कोई इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर टक्कर दे सकता है, क्योंकि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा सक्षम बन चुका है कि वो खुद इवन चॉज लेवल के वॉरियर को टक्कर दे सके। इन लोगों के जो सर थे वो इस चीज को सोच सोच के चकरा रहे थे कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा हुआंग सिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में इन लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट मू लिजाओ कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बंदे की आइडेंटिटी को ढूंढना ही होगा, क्योंकि इस बंदे ने अभी तांडव करना स्टार्ट किया है एंड ये अभी इतना ज्यादा जल्दी रुकने नहीं वाला। बट ये लोग ये भी जानते थे कि जो यांगफेंग गिल्ड है वो डेफिनेटली इन लोगों को कभी नहीं बताने वाला कि वो बंदा कौन है जिन्होंने उसकी वो बाउंटी पूरी की थी, कि जो यांगफेंग गिल्ड है वो कहीं ना कहीं शी किंगडम से रिलेटेड है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मैंगवा टावर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो एंटियान होता है यानी कि एंट्रोपी और ल्यू फैंग ये दोनों के दोनों साथ में बैठ के मस्त दारू पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एंटियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन ऑलरेडी मर चुका है, ये डेफिनेटली वन ऑफ द ओवरलॉर्ड था जो कि पूरी की पूरे एंटायर हुआंग सिटी को कंट्रोल करता था। इवन मैं भी उसको अवॉइड करता था जब भी उस बंदे के साथ मिलता था। जो लू फैंग था उसके फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, एंड लू फैंग बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि एक बंदा जिसने इतने सारे लोगों को मारा हो बिना किसी वजह के, एक दिन ये सारी चीजें उसके ऊपर भी हिट करेगी। आफ्टर ऑल कर्मा कभी किसी की जान नहीं छोड़ता। लेकिन तभी एंट्रोपी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये पावरफुल पर्सन है कौन। मैं इस बंदे से मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। बट लू फैंग इसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल कुछ टाइम के बाद तुम्हें पता ही चल जाएगा, क्योंकि वक्त के अंदर कभी कोई राज दफन नहीं रहते, वो हमेशा कभी न कभी बाहर आ ही जाते हैं। रिलेशनशिप के दौरान हम लोग को एक बुढ़ा देखने के लिए मिलता है जो कि खाना पका रहा था। इसे भी न्यूज मिल जाती है कि प्रेसिडेंट मुयांग मर चुका है, और वो मन ही मन सोचता है कि आखिर प्रेसिडेंट मुयांग को कौन ही मार सकता है। इसके बाद उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, वो कहता है कि हुआंग सिटी दिन ब दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हम लोग को एक दूसरा बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि मन ही मन कहता है यांगफेंग गिल्ड के अगर बाउंटी मिशन की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन थे वो रैंक 5th के ऊपर आते थे, एंड मैं रैंक 4th के ऊपर आता हूँ, एंड मेरे ऊपर और भी ज्यादा बड़ी बाउंटी लगी हुई है। क्या ये बंदा मुझे भी टारगेट करने की कोशिश करेगा?
एंड ये जो बंदा था ये एक्चुअली पपेट शैडो टावर का लीडर था जिसका नाम चियो यू ही था। एंड ये भी डार्क फोर्सेस को लीड करता था, लेकिन इस वक्त इसकी भी काफी ज्यादा फट चुकी थी लुओ फेंग से, बिकॉज इसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अगला नंबर इसका ना आ जाए। जब डियोंग रोंगयांग मरा था, यानी कि वो क्लैन जिसका लीडर पहले मरा था और जिसका बदला लेने के लिए लुओ फेंग गया था, उस क्लैन का लीडर भी एक इटर्नल ट्रू गॉड था। एंड उसके मरने के बाद ये जो न्यूज थी ये इतनी भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी, यानी कि लोगों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, क्या डियोंग रोंग मर गया? एंड वही प्रेसिडेंट के मरने के बाद लोगों का रिएक्शन ऐसा था, क्या प्रेसिडेंट मू यांग मर गए, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद डेफिनेटली पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से खलबली मच चुकी थी। जितनी भी बड़ी बड़ी फोर्सेस थे वो सारी की सारी इस चीज की मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा हटाने में लग गई थी कि आखिर उसे मारने वाला बंदा है कौन। इन शिफ्ट होता हम लोग को प्रेसिडेंट जेन्यून देखने के लिए मिलते हैं, जो कि टियांगयांग बिल्डिंग के टॉप के ऊपर बैठे हुए थे। इनके हाथों के अंदर एक टैब था जिसके अंदर एक मैसेज था, और ये जो मैसेज था इसके अंदर लिखा हुआ था कि जिसने मुझे मारा है वो लू है, और ये जो लू है ये एक्सट्रीमली पावरफुल मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर पॉसेस करता है। एंड इसका जो ट्रेजर है वो मेरे रिवर ऑफ लाइफ ब्लड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मेरा जो रिवर ऑफ ब्लड है उसकी कीमत लगभग 1.5 मिलियन कॉस्मॉक सैंड के आसपास है, लेकिन वही उसका जो मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है उसकी कीमत लगभग 5 मिलियन कॉस्मॉक सैंड के आसपास होगी। ये सीन सुन के जो प्रेसिडेंट जेन्यून होते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर लू फेंग की एक पिक्चर भी थी जो कि मू यांग ने मरने से पहले इन सभी लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दी थी। इसके अंदर एक काफी टेरिफाइंग फिगर देखने के लिए मिल सकता था जिसके पिछवाड़े के ऊपर 6 विंग्स लगे हुए थे, यानी कि बैक के ऊपर 6 विंग्स लगे थे, सॉरी। एंड इन विंग्स के अराउंड हम लोगों को काफी सारे छोटे मोटे स्पेस क्रिएट होते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। इवन चॉइटी गियर भी इसके आसपास रिवॉल्व कर रही थी। इस बंदे को देखने के बाद प्रेसिडेंट जेन्यून को समझ नहीं आ रहा था क्या ये बंदा सही में लू है। ये लू है को ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर समझता था, एंड इसको उसने रैंक डी के अंदर कैटेगराइज करके रखा था। बट ये बंदा दिन ब दिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा था। पहले तो उसने मंगवा टावर के अंदर प्रेसिडेंट लोहे का दिल एक ही बार के अंदर निकाल दिया था। अभी उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे कि उसने प्रेसिडेंट मू यांग को मारा हुआ है, वो भी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटर्नल ट्रू गॉड मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर से। प्रेसिडेंट जेन्यून होते हैं वो मन ही मन अंदाजा लगाते हैं कि इस वक्त ये जो बंदा है, क्योंकि इसने प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन को मारा है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग मू ली जाओ या फिर जियो जुन जितनी पावरफुल होगी। इसी तरीके से जो मैसेज होता है वो करंट रूलर जो मॉली क्लैन का होता है, यानी कि मॉली माइंग, उसको भी पता चल जाता है। प्रेसिडेंट ने मरने से पहले ये जो न्यूज होती है ये काफी सारे बड़े बड़े फोर्सेस को भेज दी थी, ताकि उसके मरने के बाद भी ये सारी की सारी जो बड़ी फोर्सेस है ये लू फेंग का पीछे ना छोड़े। साथ ही साथ उसने ये अफवाह भी फैला दी थी कि उसका जो मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर था उसकी कीमत लगभग 1.5 मिलियन कॉस्मॉस सैंड थी। वही जो लू फेंग का मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है उसकी कीमत लगभग 5 मिलियन कॉस्मॉस सैंड है। गाइस इस कीमत को बिल्कुल भी छोटा मत समझना, क्योंकि ये कीमत बहुत ज्यादा बड़ी है। लोगों ने पिछले एपिसोड देखे होंगे, उन लोगों को याद होगा कि जो लू फेंग था उसने अपना जो फाउंडेशन लेवल था वो लगभग 1 लाख कॉस्मिक सैंड से पूरा किया था। वो पैसे भी लू फेंग को उस पर्पल क्रिस्टल फ्लावर को बेच के मिले थे, जिसको खर्च करने के बाद लू फेंग पूरी तरीके से भिखारी हो चुका था। एंड इवन टॉट जो प्रेसिडेंट मू यांग था वो काफी ज्यादा अमीर बंदा था वैसे तो, और उसे एक सीक्रेट मेथड खरीदना था जो कि लगभग 1 मिलियन कॉस्मोस सैंड का आने वाला था। एंड ये बंदा जो कि पूरा का पूरा एक एम्पायर चलाता है, उसके बाद भी इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए इस बंदे के पास लगभग 1.5 मिलियन कॉस्मोस सैंड के आसपास उसका मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर था। एंड इसने लू फेंग के ट्रेजर के बारे में यह अफवाह फैला दी थी कि उसका ट्रेजर लगभग 5 मिलियन कॉस्मोस सैंड के आसपास है, जो कि इतनी ज्यादा बड़ी कीमत थी जिसके लिए एक चॉस लेवल का मास्टर भी पागल हो जाएगा लू फेंग को मारने के लिए। हिसाब से देखा जाए तो जो लू फेंग है वो इन दोनों सीक्रेट ट्रेजर्स को मिला के 6.5 मिलियन कॉस्मोस सैंड का ट्रेजर पोजेस करता है। इतना तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी सीक्रेट फोर्सेस के पास भी नहीं होगा। ये जो मॉली मैंग होता है वो मनी मन सोचता है कि जो लू है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वो इस चीज के बारे में अपने फादर को बताना चाहता था, लेकिन अभी उसे क्योंकि लू फेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो इसलिए वो इस चीज को अवॉइड करता है। उसके जो फादर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन थे, जो कि मू ली जाओ था एंड पूरे के पूरे मॉली क्लैन के एक पिलर थे। मे बी अगर ये चीज वो उसके फादर को बता देता है तो उसके जो फादर है वो लू फेंग को मारने के लिए निकल पड़ेंगे, सोच के कि वो फ्यूचर के अंदर सभी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन ब्लड पाइथन लीडर के मरने से पहले इस बंदे ने इवन इस बंदे को भी ये मैसेज भेज दिया था। जो 5 बड़ी फोर्सेस थी उन लोगों को भी ये मैसेज भेज दिया था। मतलब एक तरीके से इस बंदे ने लू फेंग का पूरी तरीके से ढंढोरा पीट दिया था। लू फेंग के बारे में जो बड़ी बड़ी पैकी थी वो अलग ही। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को हुआंग सिटी के बाहर एक काफी ज्यादा बड़ा जंगल देखने के लिए मिलता है, जिसके काफी ज्यादा अंधेरी जगह के ऊपर हम लोग को एक पिच ब्लैक कलर का पॉइजनस इंसेक्ट देखने के लिए मिलता है। जो इंसेक्ट था ये अंडरग्राउंड के अंदर से बाहर आया था। तुरंत ये जो इंसेक्ट होता है ये एक फिगर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड जो फिगर था ये और कोई नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट मू लिन थे, यानी कि ये वही बंदा था जिसका लू फेंग ने 2 बार दिल बाहर निकाल लिया था और दूसरी बार तो मसल भी दिया था। दिल मसलने के बाद भी ये बंदा जिंदा कैसे है ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मे बी उसने जो अपनी इतने सारी पॉइजनस इंसेक्ट बॉडी को
कल्टीवेट किया था उसका जो एक आध इंसेक्ट होगा वो किसी तरीके से वहां से बच के भाग गया होगा। उस एक इंसेक्ट के कारण इसने वापस से अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिकरेट कर दिया। ये वैसी बात है जैसे कि लू फैंग के केस के अंदर होता है। अगर लू फैंग का खून का एक बूंद भी अगर रहता है तो लू फैंग अपने खून के एक बूंद से मर के वापस से जिंदा हो सकता है। वैसे तो लू फैंग ने जितने भी पॉइजनस इंसेक्ट थे उन सारे पॉइजनस इंसेक्ट को मार दिया था, लेकिन इसने कुछ इंसेक्ट बॉडीज को ऑलरेडी सिटी के बाहर छुपा के रखा था कि अगर कभी किसी बैटल के अंदर ये बंदा मर भी जाता है तो धरती के चार कोने के अंदर ऑलरेडी इसके अंश पड़े हुए हैं जिससे वापस से जिंदा हो सकता है। मतलब ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि यहाँ पे पूरा का पूरा स्कूल खत्म हो गया, प्रिंसिपल मर गया, लेकिन वाइस प्रिंसिपल जिंदा रह गया। इसको लगभग लू फैंग ने 2 बार मार ही दिया था, बट ये बंदा तीसरी बार जिंदा बच गया। इस वक्त इस बंदे की इतना ज्यादा फट चुकी थी कि अभी ये लू फैंग से काफी ज्यादा कोसों दूर ही रहने वाला था, क्योंकि इसने लू फैंग के पावर को फील कर लिया था एंड ये समझ चुका था कि इसकी दूर दूर तक लू फैंग के सामने कोई भी औकात नहीं है। इस वक्त ये जो बंदा होता है ये डिसाइड करता है कि ये जूजिन सिटी के अंदर चला जाएगा। अभी हम लोग को सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ पावरफुल लोगों की मीटिंग चल रही होती है एंड ये लोग प्रेसिडेंट मू यांग के बारे में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर काफी सारे सर्विलेंस कैमराज लगे हुए थे, तो वो लोग उस कैमरे के थ्रू पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने प्रेसिडेंट मू यांग को मारा। तो गाइस अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो सर्विलेंस कैमराज होते हैं वो पूरी तरीके से इनफेक्टिव होते हैं किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के सामने, क्योंकि वो चाहे तो वो अपने ऑरा को और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर सकता है। स्टिल इस कैमरा की फुटेज के अंदर हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि अपने 2 सर्वेंट्स के साथ दिन के उजाले के अंदर छाती चौड़ी करते हुए पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद वो कुछ टाइम वहाँ पे रुकता है, सामने की तरफ देखता है और फिर गायब हो जाता है। जैसे ही वो अपनी जगह से गायब होता है पूरा का पूरा पाइथन ट्राइब ग्रे कलर के फॉग डोमेन के साथ कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कमांडर मू ली जाओ भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर है। तो मू ली जाओ होता है वो कहता है कि इस बंदे ने अपने आप को हाइड करने की कोई भी कोशिश नहीं की, इसको पता था कि सारे के सारे सर्विलेंस कैमराज इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद भी स्टिल ये दिन के उजाले के अंदर खुद गया। ये जो कुछ भी किया है ये इसने गलती से नहीं किया बल्कि ये इसने जानबूझ के किया है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि जो लू है ये जानता है कि इन सारे के सारे सर्विलेंस कैमराज का हुआंग सिटी के लॉर्ड के पास है एंड उसके बाद भी उसने उन्हें फुटेज दी। इसका मतलब जो लू है उसके सिटी लॉर्ड के खिलाफ कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। लू फैंग ने उनके साथ कोई भी मिस्ट्री नहीं रखी, उसने साफ साफ उन लोगों को बता दिया कि उसी ने पूरे के पूरे पाइथन ट्राइब को खत्म किया है। हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। उसको पता होता है कि जब वो फाइट करेगा प्रेसिडेंट मू यांग के साथ तो डेफिनेटली वो इस चीज को पूरी तरीके से लीक कर देगा एंड चाहे कुछ भी हो जाए लू फैंग ज्यादा टाइम तक एक वांटेड क्रिमिनल बन के नहीं रह सकता। तो उसने जानबूझ के ये सारी चीजें पहली सिटी लॉर्ड मेंशन के लिए छोड़ दी थी सर्विलेंस कैमरा के अंदर। जो लू फैंग था वो सिटी लॉर्ड मेंशन के साथ कोई भी पंगे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जो सिटी लॉर्ड मेंशन थी वो भी एक हिडन फोर्स थी एंड फूड किंगडम वालों का साथ देने से अच्छा तो है वो सिटी लॉर्ड मेंशन का साथ दे, क्योंकि सिटी लॉर्ड मेंशन और फूड किंगडम वालों की जमती नहीं है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस हिसाब से वो सिटी लॉर्ड मेंशन की तरफ होने के बारे में डिसाइड करता है। इन सब चीजों के बारे में सोचते सोचते वो ऑलरेडी यांगफैंग हॉल के अंदर पहुंच चुका होता है। यहाँ पे जो लू फैंग होता है वो आया होता है सुपारी लेने के लिए, यानी कि वो रिवॉर्ड लेने के लिए जो कि उसको मिलने वाला था प्रेसिडेंट मू यांग को मारने के बाद। ऐसे जो लू फैंग होता है वो यांगफैंग गिल्ड हॉल के अंदर पहुंचता है। वहाँ पे एक वेटर उसका इंतजार ही कर रहा होता है। वो लू फैंग के आते ही लू फैंग को ग्रीट करता है एंड लू फैंग को स्माइल करते हुए कहता है कि जो लू फैंग की बाउंटी है वो पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन उससे पहले उनके जो डिप्यूटी म्यूजियम मास्टर है वो लू फैंग से मिलना चाहता है। लू फैंग इस चीज के लिए मना नहीं करता और कहता है कि मुझे वहाँ पे लेके चलो। उसके बाद वो लू फैंग को इस बिल्डिंग के काफी ज्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स जगह के ऊपर लेके जाता है जहाँ पे एक कैबिन के अंदर डिप्यूटी हॉल मास्टर बैठे हुए थे। वो जो वेटर होता है वो बाहर ही रुक जाता है। ऐसे लू फैंग अंदर जाता है। वो जो डिप्यूटी लॉर्ड थे वो लू फैंग को ग्रीट करता है, लू फैंग को चेयर पे बैठने के लिए कहता है, साथ ही साथ पर्सनली लू फैंग को वाइन भी सर्व करता है। लू फैंग से कहता है क्यों ना आप इस वाइन को ट्राई करके देखे। लू फैंग उस वाइन को उठाता है और एक सिप मारता है उस वाइन की एंड उस वाइन को पीते ही जो लू फैंग की पूरी बॉडी होती है वो थनथना सी जाती है। ऐसा लगता है कि उसके बॉडी के अंदर एक टेरिफाइंग बीस्ट घुस गया हो। एकदम से उसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे से रोंगटे खड़े से हो गए थे। डिप्यूटी लॉर्ड कहता है आई होप कि लॉर्ड को ये वाइन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जो वाइन है ये गॉड किंग लेवल के बीस्ट के ब्लड के थ्रू रिफाइन की गई है जो कि एक आइस किंग लेवल बीस्ट था। ये जो वाइन होती है बस इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए है, क्योंकि नॉर्मल बंदा इसे कंज्यूम नहीं कर सकता एंड ये उनकी सोल को और ज्यादा नरिश और इम्प्रूव करती है। डेफिनेटली उनका जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो काफी ज्यादा गुना बढ़ जाता है। तो ये जो वाइन है ये काफी ज्यादा महंगी होती है एंड ये बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट जो डिप्यूटी लॉर्ड है वो ये वाइन बस कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए निकालता है। वो फैंग डिप्यूटी लॉर्ड से थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसे ये वाइन पीने का सौभाग्य दिया। भाई वो बंदा कहता है कि ये तो तुमने काफी छोटी बात कह दी। आफ्टर ऑल जो बंदा ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट को 1-on-1 बैटल के अंदर मार सकता है वो बंदा
ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है, एंड ये सारी चीजें तुम जैसे एलाइट्स के लिए तो रखी जाती है। इसके ऊपर लू फेंग कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल कर देता है बस। कहीं ना कहीं ये जो यांग फेंगिल था इसको भी एक तरीके से ये जो न्यूज थी इसकी भनक लग चुकी थी। जो लू फेंग है उसके पास एक मैकेनिकल लेवल का सीक्रेट ट्रेजर है जो कि लगभग 5 मिलियन कॉस्मॉक सैंड का है। जो लू फेंग होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है कि मैं यहाँ पे अपना बाउंटी का रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। जो डिप्यूटी चीफ होता है वो कहता है कि तुम्हारे लड़ने से पहले बस तुम ही इकलौते थे जिन्होंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, एंड इस मिशन को एक्सेप्ट करते ही ये मिशन कंप्लीट हो गया एंड ब्लड पाइथन लीडर मर भी गया। इन सब चीजों से बस यही प्रूव होता है कि तुमने उन्हें मारा है। स्टिल माफ करना, हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके कारण तुम्हें कुछ और प्रूफ देने पड़ेंगे। तुम इकलौते पर्सन थे जिन्होंने उस मिशन को एक्सेप्ट किया था, तो कम से कम तुम उस पर्सन की बॉडी दिखा सकते हो या फिर उसका कोई वेपन या फिर कोई सीक्रेट ट्रेजर जिसके थ्रू हम आपको ये बाउंटी सौंप सके। जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को घुमाता है और इसके हाथों के ऊपर एक आर्मर का पीस आ जाता है जो कि ब्लड पाइथन लीडर का था। डेफिनेटली ये टूटा हुआ आर्मर था, स्टिल इसकी जो वैल्यू थी ये काफी ज्यादा बड़ी थी कि ये एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का आर्मर था, तो ये डेफिनेटली टाइम के साथ अपने आप हील हो जाएगा। देखते ही वो जो डिप्यूटी चीफ होता है वो तुरंत एक सैंड बैग निकालता है जिसके अंदर लगभग 1,60,000 कॉस्मिक सैंड थे। ये बोरा वो लू फेंग की तरफ फेंक देता है। लू फेंग उस सैंड बैग की तरफ देखता है एंड उसको देख के उसको समझ आ जाता है कि उसके अंदर लगभग 1,60,000 कॉस्मिक सैंड है, जिसके बाद वो उसे अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। ये जो डिप्यूटी चीफ होता है वो लू फेंग से कहता है कि अगर लॉर्ड लू इतना सारा अमाउंट एक साथ कैरी नहीं करके घूमना चाहते तो वो इस अमाउंट को फ्लेम विंड गिल्ड हॉल के अंदर सिक्योरली रख सकते हैं, यानी कि यांग फेंग गिल्ड के किजोरो के अंदर, जहाँ पे काफी ज्यादा सेफ रहेगा। बट लू फेंग मना कर देता है। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो यांग फेंग गिल्ड हॉल था वो स्टोरेज बिजनेस ही करता था। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो कि वो एक बैंक चलाता था जिसके अंदर लोग पैसे डिपॉजिट करते थे एंड वो लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह दे देता था। बट जो लू फेंग था वो इस बंदे से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लू फेंग के जाने के बाद वो जो डिप्यूटी चीफ होता है उसका जो सर्वेंट होता है वो उसकी तरफ आता है और कहता है कि मास्टर आपने इस बंदे के साथ ज्यादा बात नहीं की, मे भी इसे अपनी गिल्ड हॉल के अंदर मिला सकते थे। बट तभी वो डिप्यूटी चीफ कहता है कि वो पर्सन जो कि ब्लड पाइथन लीडर को सिंगल हैंडेडली मार सके, उस बंदे का बैकग्राउंड सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। जरूर कोई एलाइट होगा जिसे किंगडम ऑफ गॉड ने ट्रेन किया होगा, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा मेहनत से इस लेवल के ऊपर पहुंचा हो, बट अभी भी ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। इससे जितना ज्यादा सावधान हो सके उतना ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अभी इसका जो सर्वेंट होता है वो वापिस से कहता है क्या आपको एक चीज और अजीब नहीं लगी, ये जो बंदा है ये दिन की रोशनी के अंदर डायरेक्टली हमारे यांग फेंग गिल्ड हॉल के अंदर घुस गया अपनी बाउंटी कलेक्ट करने के लिए, बल्कि इसको पता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे लोग नजर रख रहे होंगे। सब लोगों की नजर इस वक्त यांग फेंग गिल्ड हॉल की तरफ होगी ये देखने के लिए कि आखिर वो इटर्नल ट्रू गॉड कौन है जो कि प्रेसिडेंट की बाउंटी रिसीव करने के लिए जाएगा। तो उसके बाद भी ये बंदा खुल्लम खुल्ला आया और खुल्लम खुल्ला जा रहा है, यानी कि ये किसी के बाप से नहीं डरता। बट जहाँ तक कि मैं बता सकता हूँ इसके लिए जो पैसे थे ये काफी ज्यादा जरूरी थे। कहीं ना कहीं ये बात इस बंदे ने बिल्कुल सही की कि लू फेंग को अपने सेकंड लेवल को अपग्रेड करना था, तो उसके लिए डेफिनेटली उसे काफी सारे पैसों की नीड थी। डिप्यूटी चीफ कहता है कि जितने भी मैच्योरिटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं रिसोर्सेज के लिए। जो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसके जैसे पावरफुल लोग जिनके जो पाथ होते हैं वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं होते, तो इनको अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए और ज्यादा पैसों की नीड होती है। ये बंदा भी शायद से उन्हीं में से एक होगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को हुआंग सिटी का चौस ए केव नंबर 913 देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग का केव था। केव के अंदर जो मोरुशा था वो इस वक्त मोया क्यूंग को मेडिटेट करवा रहा था, यानी कि उसे ट्रेन कर रहा था। इसके बाद वो एक अलग जगह के ऊपर चला जाता है और मोयो किंग को वो कहता है कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये जो केव की फॉर्मेशन होती है ये एकदम से काम करने लग जाती है और अचानक से उस केव का दरवाजा खुल जाता है एंड लू फेंग बाहर से अंदर आ जाता है। लू फेंग को देखते ही जो मोरुशा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो तुरंत लू फेंग के पास भागते हुए आ जाता है। वही इन लोगों का जो नया सर्वेंट मोयो किंग होता है वो भी मोरुशा के पीछे पीछे आ जाता है। इस वक्त जो मोरुशा था वो लू फेंग को देख के लाड टपका रहा था, यानी कि वो जानता था कि लू फेंग के पास प्रेसिडेंट की बॉडी है। जो लू फेंग होता है वो मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए वो बॉडी प्रिजर्व करके रखी है। मोरुशा एकदम से खुशी से नाचने लग जाता है और कहता है थैंक यू मास्टर, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना ही ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ जो लू फेंग होता है वो उसके सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है क्यूंग जल्दी करो और उन लॉस को कॉम्प्रहेंड करो। क्यूंग हाँ के अंदर मुंडे हिलाता है और वो तुरंत क्रॉस लेग करके अपने लॉस को कॉम्प्रहेंड करने के लिए बैठ जाता है। क्यूंग था वो मन ही मन सोचता है कि उसका ये जो मास्टर है ये इतना ही ज्यादा पावरफुल है कि वो डायरेक्टली ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर में घुस गया। अभी पता नहीं ब्लड पाइथन सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है वो जिंदा है या लाइव, इससे कहीं ना कहीं उसे लू फेंग का डोमिनेंस पता चल चुका था। एंड गाइस ये छोटे मोटे लोग थे एंड डेफिनेटली इन लोगों को इतने बड़ी चीजों के बारे में नहीं पता होता। टू प्रेसिडेंट मर गए थे, ये चीज काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा तेजी से वायरल नहीं हो रही थी कि अभी सबको पता चल जाए।
इसके बाद ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और कॉम्प्रहेंड करना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को स्टार टावर देखने के लिए मिलता है। स्टार टावर के अंदर जो लू फेंग होता है वो एक फ्लोर के ऊपर बैठा रहता है एंड जैसे ही वो अपने हाथों को स्विप करता है हम लोग को वाइस प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन की डेड बॉडी देखने के लिए मिलती है। इनके दो काफी ज्यादा बड़े बड़े कॉप्स थे जो सही में दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहे थे। मोरुशा तुरंत अपनी लार टपकाने लग जाता है इन दो बड़ी बड़ी टेरिफाइंग बॉडीज को देख के। तभी लू फेंग एक और बॉडी निकालते हुए कहता है और कहता है कि ये भी एक वाइस प्रेसिडेंट की बॉडी है, लेकिन इसकी बॉडी पूरी तरह से पॉइजनस इंसेक्ट से बनी है। इसकी ये जो बॉडी है ये मिलियंस ऑफ पॉइजनस इंसेक्ट से बनी है। जैसे तो मैंने इसके सारे के सारे मिलियंस ऑफ पॉइजनस इंसेक्ट्स को मार दिया था एंड ये अभी पूरी तरीके से कम्प्लीटली मर जाना चाहिए था और ये इसकी बॉडी गायब हो जानी चाहिए थी। इसकी बॉडी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसका मतलब वो जो बंदा है वो अभी भी जिंदा है। गाइस यानी कि जो लू फेंग है उसे पहले ही पता चल चुका था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। लू फेंग कहता है कि अगर ये काफी ज्यादा पावरफुल होता तो हर एक पॉइजनस इंसेक्ट इसकी एक लाइफ को दर्शा सकता था, बट वो काफी ज्यादा कमजोर था। तो अगर जिंदा भी बचा होगा तो वो अधमरी हालत के अंदर होगा। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उन दो बॉडीज को छोड़ देता है और कहता है कि लो ये तुम्हारे लिए आज की दावत। वही जो मोरुशा होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और नाचने लग जाता है। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो स्टार टावर के दूसरे फ्लोर के अंदर चला जाता है। वही जो मोरुशा होता है वो भी अपना काम शुरू कर देता है एंड इन दो बॉडीज को खाना स्टार्ट कर देता है एंड साथ ही साथ वो इन्हें ऑब्जर्व भी कर रहा था। इनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन सही में काफी ज्यादा भयानक थी, बट मोरुशा के लिए ये किसी मसालेदार दावत से कम नहीं थी। वही जो लू फेंग होता है वो हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर के अंदर देखने के लिए मिलता है स्टार टावर के, जो क्रॉस लेकर के बैठा हुआ था और वो मनी मन सोचता है चलो देखता है कि आज के इस ट्रिप के अंदर मैंने कितना कमाया। वो तुरंत अपने हाथों को व्हीव करता है एंड पूरे के पूरे ब्लड पाइथन हेडक्वार्टर को खत्म करने के बाद उसके पास जितनी भी चीजें मिली थी वो सारी की सारी बाहर निकाल देता है। लू फेंग इन सब चीजों की तरफ देखता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि जो ब्लड पाइथन गिल्ड का प्रेसिडेंट था उसके पास बहुत सारी कॉस्मिक सैंड थी। यानी कि आप मानोगे नहीं कि लू फेंग के सामने पूरा का पूरा एक कॉस्मिक सैंड का पहाड़ बन गया था। यानी कि उन दो वाइस प्रेसिडेंट्स और प्रेसिडेंट अगर बस इन तीनों की अगर कॉस्मिक सैंड की बात करें तो मिला के लगभग 9,80,000 कॉस्मिक सैंड से भी ज्यादा हो रही थी। जो लू फेंग होता है वो सही में काफी ज्यादा सरप्राइज होता है इतनी ज्यादा कॉस्मिक सैंड से। लू फेंग होता है वो मनी मन सोचता है उसने सही में अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि जो ब्लड पाइथन लीडर होगा इसके पास इतनी सारी कॉस्मिक सैंड मिल जाएगी। इतनी तो इसके सर के ऊपर बोली भी नहीं लगी हुई थी। इसके सर के ऊपर बड़ी मुश्किल से 1,40,000 कॉस्मिक सैंड की बोली लगी थी, बट इसी के पास लगभग 9.5 लाख के आसपास कॉस्मिक सैंड थी। इतने सारे पैसे मिलने के बाद जो डेफिनेटली लू फेंग की जितनी भी पैसे की तंगी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो मनी मन सोचता है कि वो आराम से अपनी सेकंड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज कर सकता है। इस वक्त लू फेंग के सामने एक सीक्रेट ट्रेजर भी पड़ा हुआ था। जब लू फेंग उस सीक्रेट ट्रेजर की तरफ देखता है तो एकदम से उसकी आंखों के अंदर चमक देखने के लिए मिल सकती थी क्योंकि ये कुछ एक सीढ़ी जैसा दिख रहा था जो कि एक ब्लड कलर डिस्क थी। कोई भी इसे ध्यान से देखे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस डिस्क के अंदर पूरी तरीके से जो खून है वो गोल गोल घूम रहा है। वह जो लू फेंग होता है वो तुरंत इस डिस्क को अपने हाथों के अंदर ले लेता है और जैसे वो उस डिस्क को अपने हाथों के अंदर पकड़ता है वो जो डिस्क होती है वो उसके हाथों के अंदर डसना स्टार्ट हो जाती है एंड वो उसके हाथों के अंदर पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो जाती है। वो जो डिस्क थी उसने लू फेंग का अपना ओनर समझ लिया था एंड वो लू फेंग के हाथों के साथ पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद लू फेंग के माइंड के अंदर काफी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आने लग जाती है इस डिस्क के बारे में, क्योंकि डेफिनेटली इस डिस्क की एक मैनुअल गाइड थी कि इस डिस्क के अंदर क्या क्या है एंड लू फेंग इसकी मदद से क्या क्या कर सकता है। ये एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का सिंगल बॉडी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर था जिसे रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड भी कहा जाता है। इस ट्रेजर की मदद से किसी भी बंदे की जो डिवाइन बॉडी थी वो पूरी तरीके से रिवर ऑफ ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो सकती थी जिसकी कोई भी कमजोरी ना हो। ये जो डिस्क थी इसके काफी सारी बेनिफिट्स थे, जैसे कि इसकी मदद से आप अपने आप को भी बचा सकते हो, अपने एनिमीज को भी मार सकते हो और इवन ये भागने में भी काम आती है। तो लू फेंग होता है फिर वो एक अंदाजा लगाता है, वो अंदाजा लगाता है कि उसके जो सिल्वर विंग्स है उनकी जो वैल्यू होगी वो लगभग 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास होगी। बट ये जो रिवर ऑफ लाइफ ऑफ ब्लड है यानी कि ये नई वाली डिस्क इसकी जो वैल्यू होगी वो लगभग 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड के बराबर में होगी। गाइस इस वक्त तक शायद जो लू फेंग था उसे खुद को अपने ट्रेजर की वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि जो भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर्स होते हैं जो कि चॉज रिलम को कंट्रोल कर सकते हैं वो ऑलरेडी पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 5 लाख कॉस्मिक सैंड से स्टार्ट होती है। जो लू फेंग था इस ट्रेजर को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपनी बॉडी की 1% डिवाइन एनर्जी को इस मैकेनिकल टाइप सीक्रेट ट्रेजर के अंदर डालता है एंड जैसे ही वो इस चीज के अंदर अपनी 1% बॉडी पावर को डालता है वैसे ही एकदम से बूम होता है, उसकी पूरी बॉडी एकदम तेजी से हिलने लग जाती है। ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड के लिए काफी ज्यादा है, बट जो लू फेंग था उसके पास ऑलरेडी एक इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी।
जो कि किसी भी नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड की बॉडी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और 10 गुना ज्यादा बड़ी है। जिसके अंदर जैसे लू फेंग ने अपनी पावर्स डाली थी, ये पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लग गया था। साथ ही साथ इसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था वो भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। इस चीज से जो लू फेंग था वो एक रफली अंदाजा लगा लेता है कि ये जो चीज है ये सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होने के बाद भी जो प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन है वो लू फेंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। लू फेंग को अपनी खुद की जो सिल्वर विंग्स थे उससे ज्यादा टेरिफाइंग वेपन ये रिवर ऑफ ब्लड ऑफ लाइफ लग रहा था। लू फेंग मन ही मन सोचता है कि वो रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड यानी कि इस वेपन को अच्छे से स्टडी करेगा फ्यूचर के अंदर, एंड इसके कारण उसकी जो चॉस को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वो जानता था कि लॉज ऑफ चॉस को कॉम्प्रहेंड करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। अगर देखा जाए तो जो लू फेंग था वो एक साथ मल्टीपल पाथ्स को फॉलो करता था। जैसे कि इस वक्त जो लू फेंग था वो एक ऐसे केव के अंदर रहता था जिसके जस्ट पीछे वाली साइड ही रियून्स ऑफ चॉस थी। रियून ऑफ चॉस का मतलब था जहाँ से चॉस क्रिस्टल्स को निकाला जाता है। यहाँ पे आप जिंदा चॉस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो लू फेंग था वो हमेशा इस चीज को भी ऑब्जर्व और कॉम्प्रहेंड करता रहता था। बट वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो डायरेक्टली किसी सीक्रेट ट्रेजर या फिर सीक्रेट मेथड के थ्रू डायरेक्टली चॉस रिलम को भी एक्सपर्ट करता था। जैसे कि वो 9 स्वॉर्ड ऑफ ब्रेकिंग द रिलम को एक्सपर्ट कर रहा था जो कि चॉस पावर डायग्राम के अंदर आता है। जितना ज्यादा डीपर लू फेंग इन सारे मेथड को प्रैक्टिस करता है उतनी ज्यादा उसकी लॉज ऑफ चॉस को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ती है। वैसे तो किसी ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड के लिए ये सब चीजें एक साथ करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि एक टाइम के अंदर वो चॉस को स्टडी करता है, वही वो एक टाइम के अंदर किसी वेपन को भी स्टडी करता है उसके, एंड वही तीसरे तरफ वो किसी मेथड को भी कॉम्प्रहेंड करता है। बट जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से एक जीनियस था, इसीलिए वो अपने लिए एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी भी कॉम्प्रहेंड कर पाया था। इवन जो गॉड किंग चाओ शेंकी थे वो भी लू फेंग के इस टैलेंट को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज थे। यही कारण था कि वो लू फेंग को इतना ज्यादा एडमायर करते थे। जिसके बाद लू फेंग अपने सामने पड़े हुए कबाड़ को देखते हुए मन ही मन कहता है इस बार की जो उसकी हार्वेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसे लगभग 9,80,000 कॉस्मिक सैंड कैश मिली है। वही है जो रिवर ऑफ ब्लड ट्रेजर है जो कि एक डिस्क की तरह दिखता है। इसकी जो कीमत है वो 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड के बराबर में। इस 1.5 मिलियन का मतलब है लगभग 15 लाख कॉस्मिक सैंड, जो कि डेफिनेटली लू फेंग की सबसे बड़ी हार्वेस्ट थी। इन सारे ट्रेजर्स के अलावा जितने भी बाकी के ट्रेजर जो कि उन्होंने छोटे मोटे लोगों को मार के कमाए थे उसके अंदर काफी सारी चीजें थी, जैसे कि इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का आर्मर, कुछ सीक्रेट प्रीशियस ट्रेजर, मेडिसन और कुछ स्किन की बीस्ट वगैरह। एंड इन सब चीजों को मिला के इन लोगों की जो कीमत थी वो लगभग 2 लाख कॉस्मिक सैंड के बराबर में थी। एंड ये सारा का सारा कैलकुलेशन लगाने के बाद लू फेंग बस मन ही मन एक ही चीज सोचता है कि जो ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट था ये सही में काफी ज्यादा अमीर था, ये तो अंबानी की छठी औलाद थी। वही जो लू फेंग होता है उसे याद आ रहा होता है कि उसने यांगपेंग गिल्ड के डिप्यूटी हॉल के अंदर डिप्यूटी के साथ मिलकर वो जो ग्लास ऑफ गुड वाइन पी थी, वो जो वाइन था उसका अवसर अभी उसे देखने के लिए मिल रहा था। डेफिनेटली जो अंडरस्टैंडिंग थी चॉस और लॉस को देखते हुए और बाकी सारी चीजों को लेके उसकी कॉम्प्रहेंशन को लेके ये सही में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी एंड काफी ज्यादा स्मूथ सा लग रहा था उसे। जिसके बाद डेफिनेटली लू फेंग क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था इसलिए वो तुरंत अपना कॉम्प्रहेंशन करना स्टार्ट कर देता है एंड वो तुरंत लॉज ऑफ कियोस को कॉम्प्रहेंड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही लू फेंग अपना कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट करता है तुरंत उसे ऐसा फील होता है कि ये जो लॉज ऑफ कियोस है ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक समुंदर है एंड लू फेंग इस पूरे समुद्र के सामने एक तिनके के बराबर में है। लू फेंग मन ही मन कहता है कि चाहे कुछ भी हो लॉ ऑफ क्योस को प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को क्योस ए केव नंबर 3 देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग से ज्यादा दूर नहीं था। ये मॉली फैमिली का सुपर लार्ज केव था जिसके अंदर ये न्यूज पहुंच चुकी थी कि जो प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं एंड इसी केव के अंदर डाउ रोंकी भी थी एंड यांगफेंग गिल्ड के जो डिप्यूटी चीफ थे उन्होंने भी डाउ रोंकी को एक मैसेज भेज दिया था कि उसके थ्रू वो जो उसने इनाम लगाया था यानी कि वो जो बाउंटी लगाई थी 40,000 कॉस्मिक सैंड की उसे क्लेम कर लिया गया है। इसका बस एक ही मतलब था कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और डाउ रोंकी का बदला भी पूरा हो चुका है। गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूँ कि यांगफेंग गिल्ड के अंदर अगर कोई भी किसी चीज को लेके बाउंटी लगाता है यानी कि पैसे देता है किसी को मारने के तो उससे वो सारे पैसे पहले ही ले लिया जाता है एंड अगर उसे वो सारे पैसे वापस से रिफंड कराने होता है तो उसे 10% पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। वही हम लोग को डाउ रोंकी देखने के लिए मिलती है जिसके आंखों के अंदर एक क्रेजीनेस सा देखने के लिए मिल सकता था। वो एकदम पागलों की तरह उछल के नाचने लग जाती है और कहती है क्या वो हरामखोर वो हरामजादा मारा गया। उसके बाद गाइस ये अपने सर को घुमाने लग जाती है और ये लिटरली मोंजलिका बन जाती है और पागलों की तरह नाच रही होती है। इस वक्त अगर इसे कोई भी देख ले तो वो बंदा डर ही जाएगा। गाइस आफ्टर ऑल इसका पागल होना बनता भी है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका बाप मर चुका था, उसके लोग मर चुके थे, उसका पूरा का पूरा क्लैन खत्म हो चुका था। उसने अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि उसका ये जो एनिमी है ये इतना जल्दी मारा जाएगा। तभी उसकी जो दोस्त होती है मॉली फियोन वो वहाँ पे आती है। वही वहाँ पे हम लोग को उसके फादर भी देखने के लिए मिल सकते थे। वो उसके फादर से पूछती है कि जो प्रेसिडेंट की डेथ है क्या वो लू से रिलेटेड है। भी उसके जो फादर होते हैं वो मुंडी लाते हुए कहते हैं इंडीड उसे लू ही नहीं मारा है। चीज सुन के डेफिनेटली जो मॉली फियोन होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि 2 दिन पहले तक जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा कमजोर माना जाता था। लेकिन जब उन लोगों ने फर्स्ट टाइम लू फेंग को देखा था तब उन्होंने लू फेंग को क्लास डी के अंदर कैटेगराइज किया था। एकदम से जब लू फेंग ने वाइस प्रेसिडेंट का हार्ट बाहर निकाल लिया था उसके बाद लू फेंग को क्लास ए के अंदर डाल दिया गया था।
एंड अभी अचानक से जो लू फेंग है उसने एक एलाइट इटरनल ट्रू गॉड को मार दिया। जो मॉली मैंग होता है यानी कि मॉली फ्योन का बाप बुढ़ारोंकी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि जब तुम लू के पास मदद लेने के लिए जाओगी वो लिटरली तुम्हारी मदद करेगा। ना कि उसने बस तुम्हारी मदद की बल्कि उसने पूरी तरीके से गर्दा उड़ा दिया। जो डारोंकी थी उसके लिए लू फेंग की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो मॉली मैंग से पूछती है कि लॉर्ड लू है क्या वो ठीक है। एंड इस वक्त तक तो ये जो लड़की थी ये लू फेंग के लिए इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी, खुशी खुशी लू फेंग की स्लेव बनने के लिए तैयार थी। एंड गाइस एक स्लेव का मतलब आप समझ सकते हो, स्लेव के साथ कुछ भी किया जा सकता है। स्लेव का मतलब होता है कि पूरी तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित करना। लेकिन वही जो हमारा लू फेंग है वो थोड़ा सा जेंटलमैन टाइप का बंदा है, तो वो किसी के साथ भी कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं करता। वही जो मॉली मैंग होता है वो डारोंकी से पूछता है कि तुमने उस बंदे की मदद कैसे ली, जिस हिसाब से उसकी पावर है उसके अंदर काफी ज्यादा घमंड होना चाहिए था, तो उसने तुम्हारी मदद क्यों की। डारोंकी कहती है कि मैंने बस उसे सिचुएशन के बारे में बताया और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इवन थॉट उन्होंने मेरे से कुछ मांगा भी नहीं। एंड उन्होंने बस मुझे इतना बोला था कि मुझे सेफली घर चले जाना चाहिए एंड अंधेरा होने से पहले उसे प्रेसिडेंट की डेथ की न्यूज मिल जाएगी। इसे सुनने के बाद जो मॉली मैंग होता है वो मनी मन सोचता है कि ये लू फेंग ये जो भी है ये काफी ज्यादा कूल टेम्पर का बंदा है। जहाँ तक कि उसने इसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया था, ये जो बंदा है ये दिल का काफी ज्यादा साफ लगता है। डारोंकी मॉली मैंग से कहती है क्या मुझे उन्हें पर्सनली जाके विजिट करना चाहिए और उन्हें थैंक कहना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मे भी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि जो लॉर्ड लू है उन्होंने ही प्रेसिडेंट को मारा है। गाइस ये बात अभी तक सच थी, ये बात अभी तक पूरी तरीके से फैली नहीं थी, तो सारी फोर्सेस को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि लू फेंग ने प्रेसिडेंट को मारा है। जो मॉली मैंग होता है वो डारोंकी से कहता है कि हाँ इस वक्त तक सारी की सारी जो हुआंग सिटी की फोर्सेस है वो सारी की सारी उसके ऊपर अटेंशन लगाए बैठी हुई है, यानी कि वो लू फेंग की छोटी छोटी हरकतों के ऊपर नजर रखी हुई है। हमें कुछ टाइम तक और वेट करना चाहिए, हमें कुछ दिनों के बाद उसे विजिट करने के लिए जाना चाहिए एंड तब मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डारोंकी खुशी खुशी हाँ के अंदर मुंडी हिला देती है। एंड गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मरने से पहले ऑलरेडी इस न्यूज को फैला दिया था कि उनको मारने वाला पर्सन और कोई नहीं लू ही है। स्टिल अभी तक ये जो न्यूज है ये बस हायर ऑफिशियल्स के पास थी, सारी की सारी मिड ग्रेड और लो ग्रेड वाले सेक्टर तक अभी तक ये जो बात थी ये नहीं फैली थी। वो एक और चीज जानते थे कि इस वक्त काफी सारे लोग लू फेंग को मिलने के लिए जा रहे होंगे। इस शूट तो हम लोग को प्रेसिडेंट जेन्यून देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग के केव के बाहर खड़े थे एंड वो एक तरीके से लू फेंग के केव की घंटी बजाता है। बट काफी टाइम वेट करने के बाद भी लू फेंग के केव से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता एंड वो समझ जाते हैं कि मे भी जो लू फेंग है वो उनसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो मुड़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वही लू फेंग के केव के डोर के ऊपर अंदर वाली साइड में हम लोगों को उसका सर्वेंट देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि मुयो क्योंग, क्योंकि ये बस एक ट्रू गॉड था। उसको ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी कि इटर्नल ट्रू गॉड, वो भी नॉर्मल नहीं, जो एलाइट इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि इस पूरी की पूरी सिटी को कंट्रोल करता है, वो उसके मास्टर से मिलने के लिए आ रहा है एंड वो बस दरवाजे के ऊपर खड़ा है और इन लोगों को पूरी तरीके से टोटली इग्नोर कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एक नॉर्मल ट्रू गॉड के लिए टोटली काफी ज्यादा अजीब सी बात है। जो उसके लिए ऐसी बात थी जैसे कि भगवान उसके दरवाजे के ऊपर चल के आ रहे हैं एंड उसके बाद भी वो अपना दरवाजा नहीं खोल रहा। ये सब चीजें करने का बस एक ही रीजन था कि जो मोरूशा था उसने उसे मना करके रखा था कि चाहे कोई भी गेस्ट आ जाए उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छे वो मोरूशा की तरफ देखते हुए कहता है, लॉर्ड लूसा क्या ये सही होगा कि इन सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को हम पूरी तरीके से ऐसा इग्नोर कर दे। जो मोरूशा होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बस कुछ टाइम और इंतजार करो। तो कुछ भी नहीं था, अभी तो और बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली है हमारे मास्टर से मिलने के लिए, बट हम हर किसी को मास्टर से मिलने नहीं दे सकते। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मोयो क्योंग ने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी एंड इस वक्त वो उन लोगों को इग्नोर करके पूरी तरीके से उन लोगों का अपमान कर रहा था। इस चीज से जो मोयो क्योंग था उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर पड़ रहा था। उसको अपने मास्टर की वैल्यू पता चल रही थी, उसे पता चल रहा था कि उसके जो मास्टर है वो कोई ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड नहीं है, वो डेफिनेटली एक एलाइट है जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े एलाइट आते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े एलाइट आने के बाद भी उसके मास्टर झाट अटेंशन नहीं देते इन लोगों की तरफ। जो मोरूशा होता है वो क्योंग से कहता है कि तुम जाओ और अपने 10 बेसिक लॉस के ऊपर फोकस करो, तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, जल्दी जाओ और उन्हें कॉम्प्रहेंड करो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि लू फेंग की सारी कमी जो मोरूशा था वो पूरी कर रहा था, लेकिन मोरूशा पूरी अच्छी तरीके से इस बंदे को गाइड कर रहा था एंड खुद अपने अंडर में इसे पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहा था। कुछ टाइम के बाद लू फेंग का दरवाजा वापस से बचता है और उन्हें पता चलता है उनसे मिलने के लिए जाओ यू आया है, जो कि वापस से एक बहुत बड़ी एलाइट फैमिली से बिलोंग करता था। जाओ फैमिली का बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली जो कि हुआंग सिटी के अंदर बहुत बड़ा अपना दबदबा बनाए बैठी रहती है। स्टिल उसके बाद भी जो मोयो क्योंग होता है, क्योंकि वो अपना कॉम्प्रहेंशन करता है, उसे इन सब चीजों के बारे में अंदाजा तो लग रहा था, लेकिन स्टिल वो ना चाहते हुए भी इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने कॉम्प्रहेंशन को कंटिन्यू रखता है। उसे ये सब चीजें सही में सही नहीं लग रही थी, लेकिन स्टिल वो अपने मास्टर के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो एक ट्रू गॉड होने के बाद भी इन बड़े बड़े घर के एलाइट इटर्नल ट्रू गॉड्स को इग्नोर कर रहा था। तो गाइस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।